न्यूज़ 18 इंडिया पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। 26 जनवरी को लाल किला हिंसा से जुड़ी ये खबर है जिसमें पुलिस ने नए वीडियो जारी किए हैं। इस वीडियो में लाल किले पर हुड़दंगी पुलिस पर हमला कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है। ये वीडियो लाल किले के अंदर का है, उस समय का है जब भीड़ पुलिस पर डंडों और तलवार से हमला कर रही है। ये भी जांच की जा रही है कि क्या इन वीडियो में आज पकड़ा गया आरोपी मनिंदर सिंह भी है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, और साथ ही 26 जनवरी 2021 इसी साल की वो तस्वीरें जिससे पूरे देश की लगातार शर्मसार होने की घटना हुई थी। लाल किले पर किस तरह से हुड़दंगियों ने एक धार्मिक संगठन का झंडा फहरा दिया था और इसको लेकर पूरा घटनाक्रम तमाम तरह के वीडियोस में सामने आया था। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया, जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं लाल किले का अंदर का, उस समय का है जब भीड़ पुलिस पर डंडों और तलवार से हमला कर रही थी। और ये भी जांच की जा रही है कि क्या इन वीडियो में आज पकड़ा गया जो आरोपी है वो मनिंदर सिंह भी है। एक और बड़ी खबर, 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा से ही जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम मनिंदर सिंह बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनिंदर एक वीडियो में लाल किले पर तलवार लहराते हुए नजर आया था और इसकी गिरफ्तारी के बाद अब ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि जिसने लाल किले पर झंडा फहराया क्या वो भी वही शख्स था। और ये जो तलवारें लहराता हुआ शख्स दिख रहा है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दरअसल गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम मनिंदर सिंह है और ये बताया जा रहा है पुलिस के जरिए कि आरोपी मनिंदर एक वीडियो में लाल किले पर तलवार लहराते हुए नजर आया था। तो ये वीडियो और इसकी जांच की जा रही है क्योंकि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और ये लगातार जांच के दायरे के तहत देखा जा रहा है कि क्या ये वही मनिंदर है जो कि तलवार लहराता हुआ सामने आया है। एक और आरोपी 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुआ है और उस की शख्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही वो तलवार लहराती हुई उस दिन की तस्वीरें भी हैं जिसने वहां के माहौल को तनावपूर्ण किया था। टूलकिट साजिश मामले में आरोपी निकिता जेकब की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक लग गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता को अग्रिम जमानत देते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में 25,000 के मुचलके पर निकिता को जमानत मिल जाएगी। कल हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। निकिता के वकील ने कोर्ट में माना कि वो टूलकिट और इसे बनवाने वाली संस्था PJF से जुड़ी है और इस मामले में एक और आरोपी शांतनु को बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत कल ही मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, अपने दूसरे हाई कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे मैटर्स में भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस है हाई कोर्ट के, वो सबको मुद्दे नज़र रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर अ रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं सहयोगी। अभिषेक, फौरी राहत जरूर निकिता को मिल गई है लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं उनके लिए। बिल्कुल, चुनौतियां इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो लगातार इस तरीके से चल रहा है कि उसके हर वो पहलू को तलाशे जा रहे हैं कि आखिर टूलकिट मामले में कितनी भूमिका रही, चाहे निकिता की भूमिका हो, चाहे शांतनु की भूमिका हो, या इस तरीके से जो भी सारे मामले रहे उसमें किस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के हर वो पहलू तलाशे जा रहे हैं। हालांकि फौरी राहत ये है कि उन्हें कम से कम ये समय दिया गया है कि अप्रोप्रिएट कोर्ट यानी दिल्ली कोर्ट जहां पर भी इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है वहां पर वो चाहे तो अपने पक्ष रख सकती है और तब तक उनकी गिरफ्तारी को लेकर जिस तरीके से मना किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उन्हें हर समय साथ देना होगा और ख़ास करके ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में लगातार कनेक्शन एक के बाद एक मिलते जा रहे हैं। वो कहीं न कहीं एक बड़ा मामला है और सामने चूँकि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है इसलिए इस पूरे मामले को पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां बहुत सीरियस मोड पर ले रही हैं और शायद यही वजह है कि कोर्ट ने भी ये माना है कि इसे अंतरिम बेल के तौर पर ही देखा जाए, अंतरिम ABA के तौर पर ही देखा जाए। यानी उसको कहीं न कहीं इस पूरे मामले में ये माना है कि आप कोर्ट में अप्रोच कर सकती है लेकिन तब तक आपको राहत मिल सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको सब कुछ सहयोग करना पड़ेगा।
फिर चाहे हालांकि शांतनु के परिवार ने जिस तरीके से बीड़ पुलिस पर एक पत्र लिख के ये कहा है कि बिना सर्च ऑपरेशन के या बिना तमाम सारे सबूत या चीज़ों को लेकर के उनके घर में जिस तरीके से सर्च किया गया वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था और उस पे जांच होनी चाहिए। आप जो जानकारियां दे रहे हैं उसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहती हूँ। दिल्ली हिंसा से दहलाने वाले आईएसआई के आंदोलनजीवी टूल प्लान की भी मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन कैसे खालिस्तान और पाकिस्तान की साजिशों का संगम बन गया, देखिए न्यूज़ 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आईएसआई ने बनाया टूल गैंग, इमरान के मंत्री की साजिश, पाकिस्तान का टूल प्लान, खालिस्तान का टुकड़े गैंग। किसान आंदोलन में लाल किले से लेकर दिल्ली के कई इलाकों में जो हिंसा हुई, जो साजिश हुई, उसमें इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी की खालिस्तान के जरिए साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यह बताती है कि पाकिस्तान का मंत्री फवाद चौधरी अमेरिका में बैठे एक खालिस्तानी समर्थक के संपर्क में था, उससे काफी मदद भी ले रहा था और उसी के जरिए भारत के अंदर चल रहे किसान आंदोलन के अंदर हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का एक मास्टर प्लान तैयार किया था। पाकिस्तान और खालिस्तानी साजिशों के इस टूल किट का हर चेहरा अब बेनकाब हो रहा है। किसान आंदोलन को लेकर पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने आईएसआई की साजिशों को किस तरह अंजाम दिया, ये आपको दिखाते हैं। फवाद चौधरी और आईएसआई ने हिंसा की साजिश रची। फवाद चौधरी ने भजन सिंह भिंडर से संपर्क किया। भजन सिंह भिंडर अमेरिका में रहता है। फवाद ने भिंडर को हिंसा के लिए हथियार पहुंचाने का काम सौंपा। कई कोशिशों के बावजूद भिंडर हथियार पहुंचाने में नाकाम रहा। भिंडर ने पीटर फ्रिडरिच से संपर्क किया। भिंडर और पीटर दोनों खालिस्तान समर्थक हैं। भिंडर ने पीटर से सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार की साजिश करवाई। इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 साल से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, बीएस भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो आईएसआई की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे हैं। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं बीएस भिंडर साहब के साथ। भारत में किसान आंदोलन के नाम पर रची गई टूल किट वाली साजिश में एक एक करके कई चेहरे सामने आ चुके हैं। दिशा रवि, निकिता जेकब, शांतनु, ग्रेटा थनबर्ग, अनीता लाल, पीटर फ्रिडरिच। टूल किट साजिश करने का आरोप दिशा रवि पर है। मुंबई की निकिता जेकब और बीड के शांतनु पर दिशा का साथ देने का आरोप है। ग्रेटा थनबर्ग पर दिशा रवि की टूल किट को ट्वीट करके भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने का आरोप है। वहीं कनाडा की अनीता लाल पर किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान के एजेंडे को प्रचारित करने का आरोप है। वहीं मलेशिया के पीटर फ्रिडरिच पर किसान आंदोलन के नाम पर भारत सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत वाला अभियान चलाने का आरोप है। टूल किट साजिश मामले में पीटर फ्रेडरिक का नाम सुर्खियों में है। 4 फरवरी को स्वीडन के मूल के रहने वाली ग्रेटा ने जो टूल किट ट्विटर के माध्यम से ट्वीट की थी, उसमें पीटर का नाम भी शामिल है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अगर माने तो पीटर खालिस्तान का एक सक्रिय समर्थक है। इसके साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाला भजन सिंह भिंडर का भी काफी करीबी मित्र है। अब आपको टूल किट साजिश में आईएसआई के मोहरे भजन सिंह भिंडर और खालिस्तान समर्थक पीटर फ्रिडरिच की भूमिका समझाते हैं। पीटर के बारे में खबर है कि वो मलेशिया का रहने वाला है। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पीटर फांसीवाद पर रिसर्च कर रहा है। वो अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने वालों में शामिल था। महात्मा गांधी को रंगभेदी बता चुका है। वो गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करता रहा है। पीटर खालिस्तान का सक्रिय समर्थक बताया जाता है। वो लगातार उन लोगों के संपर्क में है जो खालिस्तान के दुष्प्रचार को दुनिया भर में फैला रहे हैं।
जांच एजेंसियों के मुताबिक पीटर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मिशन K2 से भी संपर्क में है। आईएसआई K2 मिशन के तहत कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देती है। इसके अलावा K2 मिशन के तहत पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को भड़काया जाता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के नाम पर खालिस्तान और पाकिस्तान के लोग मिलकर ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे भारत में अराजकता फैले, जान माल का नुकसान हो और उसमें कभी दलित आंदोलन और कभी किसान आंदोलन को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटर ने दिशा रवि की रिहाई की मांग करते हुए भी ट्वीट किया है। उसने लिखा, दिशा रवि एक लेखक, कार्यकर्ता, वक्ता और यात्री है। उन्हें किसानों के साथ खड़े रहने की वजह से गिरफ्तार किया गया। किसानों का हितैषी बनने का झूठा दावा करने वाले पीटर का आईएसआई और खालिस्तान से संपर्कों के सभी तार सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की जांच में मालूम हुआ कि पीटर फ्रेडरिच को साजिश वाली टूल किट की पूरी जानकारी थी। हैशटैग से लेकर फॉलो करने वालों की लिस्ट तक सब कुछ उसे उपलब्ध कराई गई थी। अधिकतर जो पोस्ट आ रही थी वो बाहर से थी, दुबई से थी, कनाडा से थी, यूके से थी, यूएस से भी थी। तो और इस तरह के सपोर्ट बाहर से पहले से भी मिल रहे थे, जिनको कहा गया चलो किसानों का सपोर्ट है, क्योंकि किसानों के खुद के ट्विटर हैंडल्स नहीं होते हैं और आमतौर पर पंजाब से आने वाले जो नंबर ऑफ पोस्ट थे वो 7 to 8% ही थे। इसके अलावा बाकी इंडिया से भी कोई ऐसा मेजर सपोर्ट नहीं था। तो फिर ये लगातार इतने हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहे थे? 26 जनवरी को टॉप 30 में से करीब 23 हैशटैग ऐसे थे जो किसान आंदोलन से लिंक थे। ये बिना ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के नहीं हो सकता। खालिस्तानी भजन सिंह भिंडर से पीटर की दोस्ती है। भजन उर्फ इकबाल चौधरी के साथ उसकी तस्वीरें हैं। भजन सिंह आईएसआई की K2 डेस्क से जुड़ा है। K2 डेस्क से कश्मीर में साजिशें बनाई जाती हैं। K2 डेस्क खालिस्तान से जुड़ी साजिश रचती है। बीएस भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे बीएस भिंडर। खुद को कभी मलेशिया का बताते हैं, कभी बाकी कंट्रीज का बताते हैं। पीटर और भजन सिंह भिंडर की टूल किट वाली साजिश में एक और खालिस्तान समर्थक महिला का चेहरा बेनकाब हुआ है। मो धालीवाल की करीबी और कनाडा की अनीता लाल भी टूल किट मामले में अहम किरदार है। पुलिस के मुताबिक अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है। इसके अलावा पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर है। खालिस्तान के लिए भारत विरोधी साजिशें रचने वाला धालीवाल PJF का संस्थापक है। वो किसान आंदोलन में हिंदुस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर कई वीडियो और ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर चुका है। इसी धालीवाल की करीबी अनीता लाल को टूल किट तैयार करने का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। अनीता लाल के साथ दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु की जूम ऐप पर मीटिंग की भी खबर है। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में सोशल मीडिया ऐप पर इन लोगों ने पूरी साजिश प्लान की। कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पीटर, भजन सिंह भिंडर, दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु से जुड़ी टूल किट साजिश में न्यूज 18 को इन लोगों की एक्सक्लूसिव टाइमलाइन मिली है। इस टाइमलाइन में यह बात दर्ज है कि किस तारीख को क्या क्या हुआ। 21 नवंबर पर्यावरण आंदोलन एक्सटिंक्शन रेबेलियन भारत से जुड़ा। 25 नवंबर किसानों के लिए ग्रीन विद फार्मर्स ग्रुप बना। 1-2 दिसंबर किसानों के लिए XR इंडिया का ईमेल अकाउंट बना। 2-3 दिसंबर आंदोलन की डिटेल के लिए XR वॉलंटियर्स ग्रुप बना। 6 दिसंबर XR वॉलंटियर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना, इसमें निकिता शामिल थी। 13 दिसंबर किसान निकिता.co मैप डाउनलोड किया गया। 8 जनवरी XR को आस्क इंडिया वाई अभियान से जुड़ने की अपील। 11 जनवरी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए जूम मीटिंग। 18 जनवरी आस्क इंडिया वाई वेबसाइट बनाकर डिटेल अपडेट की गई। 26 जनवरी निकिता ने इंस्टाग्राम पर लाइव किया।
1 फरवरी कई विदेशी पर्यावरण कार्यकर्ता XR इंडिया से जुड़े और ट्वीट किए। 2 फरवरी निकिता ने पूरी डिटेल शांतनु से शेयर की। 3 फरवरी निकिता को एडिटिंग के साथ गलती से ऑनरशिप राइट भी दे दिए। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट से साबित हो गया है कि भारत में बैठे हुए ही कुछ भारतीय लोग जो इनके हाथ का खिलौना बन चुके हैं, शायद बिके हुए हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने निकिता के लैपटॉप और हार्ड डिस्क जब्त किए हैं। वहीं शांतनु की 20 से 27 जनवरी तक टिकरी बॉर्डर पर मौजूदगी से जुड़ी तमाम चीजों की जांच की जा रही है। स्पेशल सेल को दिशा रवि ने पूछताछ के दौरान कई नाम बताए हैं। इसमें भारत से लेकर विदेशों में रहने वाले कुछ लोगों के नाम हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और साइबर सेल मिलकर लाल किला साजिश के पाकिस्तानी, खालिस्तानी और भारत विरोधी चेहरों को एक एक करके सामने ला रही है। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक निकिता जेकब का टूलकिट साजिश में अहम रोल है और सभी आरोपी टूलकिट को आपस में कम्स पैक यानी कम्युनिकेशन पैकेज के नाम से बुलाते थे। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि दिल्ली पुलिस 115 से 120 GB डेटा की छानबीन कर रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ग्रेटा का नाम इस्तेमाल करना चाहती थी और सभी आरोपी आपस में बातचीत के लिए सिग्नल, टेलीग्राम, प्रोटोन, VM, साइबर घोस्ट ऐप का इस्तेमाल करते थे जिससे एजेंसी के रडार पर न आ सके। इस बीच 2 और नाम दिल्ली पुलिस के रडार पर है। शुभम और तिलक नाम के दोनों लोग व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे। सूत्रों के मुताबिक निकिता और पीटर फ्रीडरिच की व्हाट्सएप चैट भी स्पेशल सेल के हाथ लगी है। और न्यूज़ 18 के पास टूलकिट केस में 4 फरवरी को दर्ज उस FIR की कॉपी है जिसमें दिल्ली पुलिस ने बताया कि किस तरह आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काने के लिए SFJ और PJF नाम के खालिस्तानी समर्थक संगठनों ने पुराने और फेक वीडियो सोशल मीडिया पर डाले। पुलिस का आरोप है कि 26 जनवरी के समारोह में बाधा डालने के लिए भारत विरोधी पोस्ट साझा किए गए और FIR में यह भी दावा किया गया है कि 26 जनवरी के बाद 4 और 5 फरवरी को भी सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, लेकिन ग्रेटा थुनबर्ग ने गलती से इसके लिए तैयार टूल किट पोस्ट कर दी और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर टूलकिट मामले में ही आ रही है जिसमें आरोपी दिशा रवि और निकिता जेकब के समर्थन में खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस खुलकर उतर आया है। सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मीडिया को वीडियो एक जारी किया है और अपना इस पर समर्थन किया है। यही नहीं, पन्नू ने प्रदर्शनकारियों से राजदूतों को ईमेल करने को कहा है और इसके लिए उसने एक पोर्टल भी तैयार किया है www.twitterforfarmers.in और साथ ही www.punjabreferendumcommission.org। टूलकिट मामले में सिख फॉर जस्टिस के सामने आने के बाद बीजेपी नेता RP सिंह ने साजिश के पाकिस्तान तक तार बताए हैं और कहा है कि जैसे जैसे राज खुल रहे हैं नए नए लोग सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए RP सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता। दिशा रवि का समर्थन सिख फॉर जस्टिस ने भी किया और वो विरोध कर रहे हैं गिरफ्तारी का। ISI फंड करता है सिख फॉर जस्टिस को, सिख फॉर जस्टिस करता है पोएटिक जस्टिस को, पोएटिक जस्टिस आगे ये दिशा को या निकिता को ऐसे सब लोगों को आगे उनके साथ कनेक्ट करता है। उसमें फिर वो दीप सिद्धू जैसे लोग भी उसमें कनेक्ट होते हैं और बीच में लिंक है मोद हालीवाल। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में कहीं भी तार छेड़ेगा, आप कहीं से भी कहीं आप किसी जगह पे भी आप कहीं किसी जगह से चाबी टाइट करेंगे थोड़ी सी तो हल्ला पीछे से होगा ही होगा। अभी सिख फॉर जस्टिस कर रहा है, कल परसों इमरान खान भी कर रहा था और अभी देखिएगा जब जैसे जैसे पर्दे खुलेंगे ये सब के सब बोलेंगे क्योंकि ये सब एक तार में जुड़े हुए हैं और आप कहीं से भी कुछ छेड़ेंगे तो बाकी सब बोलेंगे। और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि आरोपी कल रात पुलिसकर्मी की कार छीनकर भागा और पीछा करने पर उसने SHO पर तलवार से भी हमला किया, लेकिन पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से मुकरबा चौक तक करीब 10 किलोमीटर तक उसका पीछा किया और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान पंजाब के रहने वाले हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। हरप्रीत पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। तो पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोपी की तस्वीर इस वक्त लगातार, और साथ ही बता दें आंदोलन के बहाने गुंडागर्दी की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली कि किस तरह से पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है।
दो तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। हमले में एसएचओ घायल हुए हैं उनकी तस्वीर, और साथ ही साथ किस तरह से ये तलवारबाजी का एक अलग ही आंदोलन में रूप नजर आ रहा है जो वाकई में चिंता में डालता है। और ये तस्वीर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान हुई, जब पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करा गया है। किसान आंदोलन पर यूपी बीजेपी के जाट नेताओं की एक बैठक हुई है, जिसमें पंचायत स्तर पर और गांव-गांव जाकर किसानों से बात करने का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी नेता खाप के साथ भी बात करेंगे और किसानों का भ्रम दूर कर उन्हें सच बताएंगे। डॉक्टर साहब, क्या जाट समाज जो किसान आंदोलन से जुड़ा है, क्या उसको लेकर अब चिंतित है पार्टी और सरकार दोनों? पहली बात तो किसान आंदोलन की बात करें, जाति ना हो। अगर किसान आंदोलित है कहीं भी तो निश्चित रूप से चिंता का विषय तो ही भाई, दिक्कत तो ही अपने जो भी हैं किसान अगर सड़क पर कहीं बैठे तो ये चिंता का विषय है भी और होना भी चाहिए। बातचीत के लिए उसका हल कैसे निकले कि हम सबको सोचना भी है, तो चिंता तो होती है भाई। जब आंदोलन होता है तो चिंता तो स्वाभाविक है। चिंता स्वाभाविक है, लेकिन जाट समाज क्यों इतना एग्रेसिव नज़र आ रहा है, वो नाराज़ नज़र आ रहा है? क्योंकि आप उस समाज के बड़े नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, मुजफ्फरनगर से लोकसभा सांसद भी हैं। देखो भाई, आज़ादी से पहले सबसे बड़े नेता चौधरी छोटूराम थे किसानों के। आज़ादी के बाद चौधरी सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत रहे। सब कहाँ से आए? यहीं से तो आए। किसान पूरे देश में है। आंदोलन कहाँ हुए? हमेशा हरियाणा होंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश होंगे, पंजाब होंगे। आंदोलन की भूमि तो यही रही है। या एग्रेसिव कह दो रहे हैं तो एग्रेसिव लोग हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश है कि बातचीत से हल निकले किसी बात का। अपने किसान हैं, क्योंकि बातचीत तो लगातार हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह बातचीत की, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार बातचीत कर रहे थे, और भी तमाम केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन बातचीत से समाधान निकलते हुए नजर नहीं आ रहा। मामला कहाँ फंसता है? देखिए, ये तो बता नहीं सकता, ये तो वे लोग बताएंगे जो बातचीत में थे। कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात बता दूं कि बिलों का पश्चिम उत्तर प्रदेश का ज़्यादा संबंध नहीं है। हमारे यहाँ पीएमसी एक्ट की मंडी आई नहीं है, गुड़ मंडी है, उसमें 2.5% टैक्स लगता था, ख़त्म हो गया 2.5%। किसान के, एक गरीब के जिसने कोल्लू चला रखा है, पैसे वाले तो कोल्लू चलाते नहीं, उनके बच गए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से गन्ने की हम शुगर मिल के साथ करते हैं। हाँ, उससे अलग भाई किसान की कुछ समस्याएँ हैं तो सांसद विधायक के नाते हम सब लोग पार्टी के सामने रखेंगे, नेतृत्व के सामने रखेंगे। किसान की बात वहाँ पहुँचाना और यहाँ की बात किसान तक पहुँचाना, ये एक काम हम सब लोगों का है। घूमने का काम आपको भी अमित शाह जी ने दिया है कि आप लोग गांव-गांव में जाएं, तो क्या रणनीति बनाई है? कब से गांव में जाना शुरू करेंगे? क्या रात भी वहाँ बीतेगी? पंचायतों से बात करेंगे? अरे भाई, कल तो आएगा, मत ही तो है कल, अब फिर चल पड़ेंगे। क्या करना है? गाँव में बैठेंगे, बात करेंगे, उन्हें समझाऊंगे अपनी बात, उन्हें समझाऊंगा, उनकी बात समझ के आऊँगे। जो बात उनकी हमें समझ में आ जाएगी वो सरकार में आके बताऊंगे, चाहे मुख्यमंत्री को बताएं या प्रधानमंत्री तक पहुँचाए, और कोशिश करें किसान के लिए और कुछ बेहतर हो। भाई, हम किसान हैं, हम हमेशा चाहेंगे किसान की समस्या आज़ादी के बाद से कुछ काम हुए हैं, कुछ काम बाकी है, उन बाकी काम क्या डेरा गाँव में और ज़मीन पर पड़ेगा? बिल्कुल पक्का भाई। और इधर कुछ और खबर का रुख कर लेते हैं जो बेहद अहम है। दरअसल जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद विदेशी राजनयिक चौथी दफे वहां के दौरे पर पहुंचे हैं। ये विदेशी राजनयिक अपने इस दौरे में अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। इससे पहले धारा 370 हटने के बाद अक्टूबर 2019 में पहली बार विदेशी राजनयिकों का एक दल कश्मीर के दौरे पर गया था। उसके बाद जनवरी 2020 में दूसरी बार इन लोगों ने दौरा किया, और फिर फरवरी 2020 में भी इन लोगों ने कश्मीर जाकर वहां के लोगों से बातचीत की, और आज चौथी बार विदेशी राजनयिकों का ये दल कश्मीर पहुंचा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद विदेशी राजनयिक चौथी बार कश्मीर के दौरे पर हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। श्रीनगर की एयरपोर्ट पर पहुंचते ही इन सभी का शानदार स्वागत किया गया, फूलों से इनका स्वागत किया गया, जिसके बाद ये सभी लोग बडगांव पहुंचे और वहां इन लोगों ने आसपास के लोगों से भी बातचीत की। और ये दो तस्वीरें कश्मीर दौरे पर राजनयिक और बडगांव पहुंचा ये काफिला। इस दल में करीब 20 से ज्यादा देशों के सदस्य शामिल हैं। डीडीसी चुनाव और 4G सेवा शुरू होने के बाद विदेशी राजनयिकों का पहला दौरा है ये। 4 तस्वीरें अब देख लीजिए। 4 जब ये दौरे हुए थे उससे संबंधित तस्वीरें, अक्टूबर 2019 की, फिर पिछले साल जनवरी 2020 की, और पिछले ही साल उसी के अगले महीने फरवरी 2020 की, और आज ये फरवरी 2021 की तस्वीरें। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात कैसे हैं, जायजा लेने के लिए ये राजनयिक पहुंचे हैं, जिनकी संख्या 20 है।
और इनका जबरदस्त स्वागत वहां पर किया गया एयरपोर्ट पर और फिर ये बडगांव पहुंचे, वहां लोगों से इन्होंने मुलाकात की। और अब बात करते हैं मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों की। मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद वहां की मेयर खुद सड़कों पर उतर पड़ी हैं और लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने लोकल ट्रेन का भी सफर किया है और लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद तो सीएम उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लगाने के संकेत भी दिए हैं। मुंबई नहीं, पूरा राज्य में बढ़ रहे हैं। अभी अभी मैंने सुना कि नासिक में डायरेक्ट बहुत ही मात्रा से रुग्ण पाए गए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और लॉकडाउन करना है क्या तो नहीं, लेकिन ऐसा ही सिलसिला चलता रहा पूरा राज्य में 13 या 14 जिले में एक पेशेंट ज़्यादा पा रहे मिल रहे, तो मुझे लगता है ये चिंताजनक बात है। और एक और बात है वो ये कि महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल को देखते हुए राज्य सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार करना शुरू किया है। राज्य में रोज 3000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद लगातार इसके संकेत हैं, लेकिन मेयर लगातार लोगों को लापरवाही नहीं बरतने की बात कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि आप लापरवाही बरतेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। महाराष्ट्र के हालात ने केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन की आई नौबत। लोगों की लापरवाही ने बढ़ाई देश की मुसीबत। कोरोना के मरीजों में तेजी से सरकार चिंतित। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के करीब 72% मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या ने फिर से ऐसी खतरनाक तेजी पकड़ी कि बीते 7 दिनों में हर दिन लगातार 3000 से ज्यादा नए मरीज सामने आने लगे। इस बढ़ोतरी के खतरे को भांपकर चिंतित राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल हुए। मुंबई समेत राज्य के दूसरे हिस्सों में कोरोना के मरीजों की संख्या में आई इस तेजी से चिंतित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में फिर से लॉकडाउन पर विचार करना शुरू कर दिया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने इस हालात के लिए लोगों के लापरवाही भरे रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो सरकार सख्त कदम उठाने को मजबूर हो सकती है। थोड़ी चिंता हो रही है। लोग अभी भी ट्रेन से आ जा रहे हैं, बाकी भी मास्क तो यूज ही नहीं करते, तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वापस हम अपने लॉकडाउन के पास जा सकते हैं। हम सरकार की चिंता और लॉकडाउन के बारे में फिर से सोचने के पीछे ठोस वजह है। जब देश के ज्यादातर हिस्से कोरोना को मात दे रहे हैं, तब केरल और महाराष्ट्र के आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र और केरल को मिलाकर ही देश के करीब 73% मरीज हो जाते हैं। पिछले सप्ताह की तरह चिंता का विषय केवल 2 राज्य हैं, क्योंकि वहाँ 61,550 एक्टिव केसेस केरला में हैं और 37,383 एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के आंकड़ों को देखें तो मुंबई बड़ी चिंता बनकर उभरी है। फरवरी के 2 हफ्तों में मुंबई में कोरोना के नए हॉटस्पॉट मिले हैं। हालात ये है कि मुंबई के 6 वार्ड में 40 से 50% कोरोना के मरीज बढ़े।
बीते एक हफ्ते में मुंबई में ही औसतन 500 से 600 कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र का यही आंकड़ा 3000 से ज्यादा है। मुंबई के आसपास के इलाके में भी कोरोना के नए मामलों ने तेजी पकड़ ली है। यही आंकड़े राज्य सरकार और मेयर की चिंता में भी दिखाई पड़ते हैं। अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी होती रही और नए मरीजों के आंकड़े बढ़ते रहे तो सरकार और प्रशासन के पास लॉकडाउन जैसी सख्ती के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन लोगों के हाथ में लॉकडाउन होना है नहीं होना है। ट्रेन में बहुत भीड़ बढ़ने लगी है और बढ़ते तो भी मास्क तो यूज़ करो। 100 लोगों में 40 लोग मास्क यूज़ करते तो 60 लोग मास्क यूज़ नहीं करते। इस कारण अभी ये अपनी रुग्ण की संख्या बढ़ रही है तो चिंता हो रही है। मुंबई की मेयर का दावा है कि 100 में से केवल 40 लोग ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है तो कोरोना को लेकर लोगों का रवैया लापरवाही भरा है। शायद यही वजह है कि मुंबई में अब तक 3,15,030 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 11,425 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मुंबई में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 2,98,510 को पार कर चुकी है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी कोरोना के मरीज बढ़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में 20,71,306 लोग आ चुके हैं, जबकि इसकी वजह से अब तक 51,591 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि कोरोना से ठीक होकर 19,81,407 से ज्यादा लोग घर लौट चुके हैं। जबकि बाकी देश की तुलना में महाराष्ट्र की हालत बिगड़ रही हो तो सरकार की चिंता स्वाभाविक है। सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में अब तक 1,337 इमारतों को सील कर दिया है। जिन इलाकों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं वहां की कॉलोनियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सोसाइटी के बाहर से आने वालों को कम से कम एंट्री देने की अपील की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करने को कहा गया है। यही नहीं, एक बार फिर से किसी भी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों को 14 दिनों तक अलग रहने की हिदायत दी गई है। ऐसे लोगों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। यानी सरकार इस मामले की गंभीरता को समझ रही है। राज्य सरकार की कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों की भी चिंता बढ़ा दी है। Within Maharashtra, couple of districts, Amravati, Nagpur, Pune, Akola, and such smaller cities are a cause for concern, cause for us to watch, and to never forget, at least at this point in time, for some more time, that this virus has not gone away. It is still affecting our populations, and it can still raise the number of cases in a given population. So this is a concern that we would very much like to convey, that things cannot be taken for granted. दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत ने कोरोना को जिस तरह हराना शुरू किया उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। लेकिन कोरोना के कम होते मामलों के बाद लापरवाही और अनदेखी ने कुछ इलाकों में जोखिम को और बढ़ा दिया है। और महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल को देखते हुए राज्य सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार करना शुरू किया है। राज्य में रोज 3,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए लगातार मेयर जिस तरह से जिम्मेदार ठहरा रही है लोगों को, वो आपने सुना। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस पूरे मामले पर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा है। उन्होंने किस तरह से लापरवाही पर एक बड़ा बयान दिया है जो कोरोना के खतरे को बढ़ा सकता है। केरल में शुरुआती दौर में बहुत अच्छा किया था, वहाँ पे बहुत कम केसेस थे, लेकिन अब ये महाराष्ट्र और केरल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो यहाँ तक कि ये लॉकडाउन की ही बात कही जा रही है। तो क्या स्थिति देश के और दूसरे शहरों में भी हो सकती है, दूसरे राज्यों में भी हो सकती है, और क्या वजह है वहाँ पे केसेस बढ़ने की? तो इसकी वजह पे तो स्टडी करने की ज़रूरत है। केरल में कुछ लोगों का ये मानना है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी शुरुआत में और वो केसेस काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए थे, बीमारी को फैलने नहीं दिया उन्होंने। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों में कोविड नहीं हुआ और वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन थे, मतलब उनको अभी इम्यूनिटी नहीं आई थी। अब जैसे जैसे उनका लॉकडाउन खुला है और लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ना शुरू किया है तो एकदम वहाँ पे केसेस बढ़ने शुरू हुए, क्योंकि उन्होंने पहले वो जो लोग थे उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ था। ये थ्योरी है, लेकिन इस पर जांच करने की ज़रूरत है।
कि क्यों वहाँ पे हो रहा है, लेकिन दो चीज़ें इससे सामने आती हैं। एक तो ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, केरल में देख रहे हैं, वैसे और जगह भी स्थिति ख़राब हो सकती है अगर हम अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट ना करें। और ये देखा जा रहा है कि कई जगह फंक्शंस हो रहे हैं जहाँ पे लोग मास्क नहीं लगा रहे, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, वहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव व्यक्ति अगर हो तो वो सारे वहाँ पे लोगों को बीमारी फैला सकता है और एकदम वहाँ पे केसेस बढ़ सकते हैं। तो देश में कोरोना खत्म नहीं हुआ है और इसके दो नए रूपों ने खतरे को और बढ़ा दिया है, लेकिन इससे डरने के बजाय लोग सरकार की तरफ से एहतियात बरतने की सलाह की अनदेखी करने लगे हैं। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी तो हो ही रही है, लोग मास्क लगाए बिना ही नजर आ रहे हैं, कोताही बरत रहे हैं इस मामले में। ऐसे में विशेषज्ञों को कोरोना के फिर से फैलने का डर सताने लगा है। चौबीस घंटे में देश में कोरोना के 11,610 नए मरीज। बीते 24 घंटे में कोरोना से 100 की मौत। देश में इस वक्त कोरोना के 1,36,549 मरीज। यानी कोरोना अभी भारत से खत्म नहीं हुआ है। लगातार कम होते नए मरीजों की संख्या के बाद अचानक कोरोना की चपेट में आने वालों की बढ़ती तादाद क्या लोगों की लापरवाही का नतीजा है? जानकारों से अगर बात करें तो उनका जवाब है हाँ, लेकिन इसकी वजह क्या है? केसेस तो बढ़ रहे हैं, आपने ठीक कहा। महाराष्ट्र में, दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसी केसेस के कम होने के कारण शायद लोगों में जो डर था वो कम हुआ है। डॉक्टरों का मानना है कि सरकार और प्रशासन की सख्ती के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में आई कमी ने लोगों को लापरवाह बना दिया। चूंकि देश में ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका से मिले कोरोना वायरस के नए रूप से पीड़ित मरीज भी मिल चुके हैं, इसलिए लोगों की लापरवाही का रवैया ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ज्यादा खतरा इस बात का भी है कि दूसरे स्ट्रेन भी आने सकते हैं, जैसे वो कैंट स्ट्रेन जो कि यूके का स्ट्रेन है, या फिर अभी उसने भी दस्तक दे दी है साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक है। तो अभी ये मत सोचिए कि कोरोना चला गया या कोविड ख़त्म हो गया है, अभी भी हमारे को पूरे प्रिकॉशन लेते रहना है। कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट और वैक्सीन के आने के बाद लोग लापरवाह हो सकते हैं, इसका अंदेशा प्रधानमंत्री को भी था। इसलिए उन्होंने कोरोना से बचाव के नए मंत्र दवाई भी और कड़ाई भी को बार बार दोहराया। डॉक्टर भी कोरोना को मात देने के लिए देशवासियों को तमाम एहतियात बरतने की सलाह लगातार दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह देश भर में लोग आवाजाही कर सकते हैं, उसके बाद इसके कुछ इलाकों से दोबारा देश भर में फैलने का खतरा है। डॉक्टरों ने कोरोना से बचाव के लिए सरकारों को फिर से सख्ती की सलाह दी है। अभी इतनी जल्दी ढील नहीं होनी चाहिए थी, जैसे वो गैदरिंग भी 50 और 200 हो गई है, या बसेस में फुल जा रही हैं। और ये देखिए, हम जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे महाराष्ट्र है चाहे केरला है, हम सब जुड़े हुए हैं। अभी भी जो हमारे कनेक्शन है, चाहे वो फ्लाइट की है, ट्रेन की, वो सब चल रही हैं। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कन्फाइंड रहेगा एक ही सिटी में, एक ही स्टेट में, कभी भी बाकी स्टेट्स में आ सकता है। भगवान ना करे कि आए, हम अपनी तरफ से पूरी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारे को अगर ये सोचें कि हम ढील दे सकते हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग कम कर सकते हैं या गैदरिंग अलाउ कर सकते हैं, तो एक बार सरकार को फिर सोचना चाहिए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार ने अपनी तरफ से कई तरह की रियायत दे दी ताकि जनजीवन से लेकर अर्थव्यवस्था तक पटरी पर लौट सके। दफ्तरों से लेकर बाजारों तक में रौनक लौटने लगी है। लेकिन इस रियायत का इस्तेमाल समझदारी से ना कर अगर कोरोना से बचाव के उपायों की अनदेखी हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और अब